चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा आज का लायबिलिटी ऑफ द एजेंट टू थर्ड पार्टी, और ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। हमने एजेंट के राइट्स और ड्यूटीज़ देखे, लेकिन प्रिंसिपल के अगेंस्ट, मतलब प्रिंसिपल के प्रति उसके क्या राइट्स हैं और क्या ड्यूटीज़ हैं। अब हम बात करेंगे एजेंट के थर्ड पार्टी के प्रति क्या लायबिलिटी है। यहाँ पर लायबिलिटी है, ठीक है, राइट्स नहीं है, लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी की जहाँ तक हम बात करेंगे, वैसे एजेंट का थर्ड पार्टी से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। मतलब कनेक्शन इन द सेंस कि राइट्स और लायबिलिटी की बात पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ। वैसे तो उसी का ही कनेक्शन होता है, वही तो होता है जो थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल को मिलाता है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी के साथ डील भी एजेंट ही करता है, लेकिन एजेंट को पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता थर्ड पार्टी के प्रति, नहीं बना सकते ना। एजेंट अपने कार्यों के लिए प्रिंसिपल को थर्ड पार्टी के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाता है, ये आपको क्लियरली हम बता चुके हैं, ठीक है। तो ना तो वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है और ना ही उसके पास कोई राइट्स हैं थर्ड पार्टी को ये कहने के कि भाई ये कार्य करो या वो काम करो या कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है एजेंसी के अंतर्गत कि एजेंट को ऑथोराइज़ किया जाता है कि भाई आप केस फाइल कर सकते हो, आप भी केस फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कब कब होता है? नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है। क्या? पहला है जब कॉन्ट्रैक्ट जो है क्लियरली ये कह रहा है। अब मान लीजिए प्रिंसिपल ने जब एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसमें ये बात लिख दी, और अगर कि भाई जब भी आप थर्ड पार्टी के साथ डील करोगे तो मैं आपको पूरी अथॉरिटी दूंगा कि आप थर्ड पार्टी के प्रति जो है एक्शन ले सकते हो। ये तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा तो ही बात बनेगी, वरना पर्सनली लायबल ना तो हो रहेगा, ना ही वो उसको एनफोर्स कर सकता है। दूसरी बात, अगर आप एक ऐसे पर्सन के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हो जो यहाँ रहता ही नहीं है, इंडिया में नहीं रहता, फॉरेन में रहता है। अब देखो, आप यहाँ रहते हो, आप एजेंट हो, आपका प्रिंसिपल फॉरेन में रहता है, थर्ड पार्टी के साथ आप डील कर रहे हो, थर्ड पार्टी ने तो आपको देखा है ना, उसको तो प्रिंसिपल का आता पता ही नहीं है, ठीक है। उसको पता है प्रिंसिपल है, लेकिन वो यहाँ तो नहीं रहता ना। और थर्ड पार्टी यानी कि जो बाहर जो प्रिंसिपल आपका बाहर रहता है, उसको उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कितनी तो फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी। तो इन दैट केस ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जा सकता है, क्योंकि प्रिंसिपल बाहर रहता है, फॉरेनर है, फॉरेन में रहता है, इसलिए क्योंकि उसका एजेंट यहाँ रहता है और एजेंट की इतनी मतलब क्रेडिबिलिटी है कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। तो इन दैट केस एजेंट को पर्सनली लायबल बनाया जा सकता है, और उसका प्रिंसिपल क्योंकि वो बाहर है इसलिए उसकी मजबूरी है कि वो यहाँ बार बार आ जा नहीं सकता। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जब एजेंट जो है अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है, वही आ गई ना बात। भाई आप अपने प्रिंसिपल का नाम शो ही नहीं कर रहे हो, आप अपने बिहेवियर से ये दिखा रहे हो कि आप ही प्रिंसिपल हो, तो इन दैट केस आप ही तो पर्सनल लायबल होगे, और कौन होगा? या तो प्रिंसिपल अपने आप बाहर निकल कर आ जाए, राइट, या फिर थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कहीं से पता लगा ले कि भाई ये झूठ तो नहीं बोल रहा एजेंट, कहीं ये किसी और मतलब ये पर्सन झूठ तो नहीं बोल रहा, कहीं ये किसी का एजेंट बनकर तो नहीं काम कर रहा। ऐसा सीन है ना, वो अनडिस्क्लोज का तो आप क्लियर कर ही चुके हो। फिर आ रहा है व्हेन द प्रिंसिपल कैन नॉट बी स्यूड। कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्रिंसिपल उस कंडीशन में है कि हम उसके खिलाफ एक्शन ले ही नहीं सकते। अब ऐसा क्या सीन है कि उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते? मान लीजिए प्रिंसिपल माइनर है, मान लीजिए प्रिंसिपल मेंटली रिटार्डेड हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसके दिमाग पे चोट लग गई, या प्रिंसिपल के खिलाफ आप एक्शन नहीं ले सकते, तो अब किसको पकड़ोगे? आप एजेंट को ही पकड़ोगे। अच्छा, जहाँ तक माइनर की बात है, लेकिन शुरू में तो हम यही कह रहे थे कि भाई कोई भी प्रिंसिपल माइनर बन ही मतलब माइनर जो है वो प्रिंसिपल नहीं बन सकता, पर कई बार मजबूरी में माइनर के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है किसी ना किसी को, है ना। तो माइनर के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर जिम्मेवार भी आप उसी को ही बनाओगे, है कि नहीं बात। तो थर्ड पार्टी माइनर को तो कह नहीं सकती ना, क्योंकि प्रिंसिपल माइनर है तो माइनर को कह नहीं सकती, तो किसको जिम्मेवार बनाएगी? एजेंट को बनाएगी, राइट। फिर उसके अलावा फिर वो कह रहा है कि व्हेन ही कॉजेज इंजरी टू द बॉडी और प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन। अब आप पर्सनल लेवल पर चले गए और किसी के साथ मारपीट कर दी, नुकसान कर दिया, जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, तो कौन लायबल रहेगा? आप ही तो रहोगे, प्रिंसिपल क्यों बीच में आएगा? हाँ, अगर बिज़नेस की उसमें रहते हुए बिज़नेस के क्लाइंट के साथ आपने कुछ ऐसा किया, लेकिन वो मतलब एक तरह से यूँ लगा लो कि विद इन द अथॉरिटी ड्यूरिंग दैट पीरियड आपने कुछ इस तरह का किया, मिसबिहेव किया, उसके लिए तो शायद थर्ड प्रिंसिपल थोड़ा बहुत जिम्मेवारी ले भी ले, वैसे पर्सनल लेवल पे आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा।
फिर कह रहा है व्हेन द एजेंट साइंस द कॉन्ट्रैक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वैसे एजेंट को सारे कार्य प्रिंसिपल के नाम से करने होते हैं। इसका मतलब प्रिंसिपल के नाम से ही वो अकाउंट भी खोल लेगा, लोन ले सकता है, या मतलब अगर उसको अथॉराइज किया गया है, या फिर चेक साइन कर सकता है, अपने नाम से करेगा तो भाई फिर वो पर्सनली लायबल रहेगा। बट कई बार ये बिजनेस इस टाइप का होता है, जैसे बैंकिंग का है, फाइनेंस का बिजनेस है, तो उसमें तो भाई प्रिंसिपल बार बार चेक साइन नहीं कर सकता है, वो इधर उधर रहता है, कहीं दूर रहता है, तो उसमें वो एजेंट को ऑथराइज कर देता है कि भाई आप अपने नाम से भी अकाउंट पे या चेक साइन कर सकते हो या अकाउंट ओपन कर सकते हो, तो वहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होएगी, राइट। फिर वो कह रहा है कि व्हेन द एजेंट्स एक्ट्स फॉर ए प्रिंसिपल नॉट इन एग्जिस्टेंस। अब आप ऐसे एजेंट हो जिस प्रिंसिपल के लिए काम कर रहे हो उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जैसे मैंने प्रमोटर और शेयर्स इसका कंपनी का एग्जांपल दिया था। अगर आप एक ऐसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, अब प्रोमोटर जो होते हैं जब होते हैं तो कंपनी नहीं होती, और जब कंपनी होती है तो प्रोमोटर्स ख़त्म हो चुके होते हैं, तो बात तो वही आ गई ना कि कंपनी प्रोमोटर के कार्य को रेटिफाई नहीं कर सकती, क्योंकि रेटिफिकेशन वही प्रिंसिपल कर सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट करते के समय हो, जिसका अस्तित्व हो। बट ऐसा तो यहाँ हुआ नहीं, तो हम अगर ऐसे प्रिंसिपल के लिए काम कर रहे हैं जिसका अस्तित्व ही नहीं है, तो बताओ फिर कौन करेगा? फिर तो एजेंट ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा ना। When the agent exceeds his authority, अगर आप अपने अधिकारों की सीमा के बाहर जाकर काम करते हो तो आप पर्सनली लायबल रहोगे। When the authority of the agent is coupled with interest, हाँ, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो प्रिंसिपल के लिए लेकिन जिसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, जैसे एग्जांपल था कि प्रिंसिपल ने आपको कहा कि ये घर बेच दो और जो पैसे आए उसमें से आप अपने लोन वाले पैसे निकाल कर बाकी के पैसे मुझे दे देना, तो अब आपका पर्सनल इंटरेस्ट हो गया है ना। तो पर्सनल जितना इंटरेस्ट होता है ना, हमारा जितना पर्सनल इंटरेस्ट होता है उतनी की जिम्मेवारी हमारी पर्सनल हो जाती है, उसमें प्रिंसिपल का रोल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ व्हेन द यूजेज और कस्टम ऑफ ट्रेड मेक्स द एजेंट पर्सनली लायबल। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा क्या बोलते हैं बिज़नेस का नेचर ऐसा होता है कि जिसमें कस्टमर को एजेंट को पर्सनली लायबल बनाया जा सकता है, ठीक है, तो उस केस में भी वो पर्सनली लायबल रहेगा। नेक्स्ट इज़ व्हेन द एजेंट रिसीव्स और पेज मनी बाय मिस्टेक और फ्रॉड। अगर आपने कुछ फ्रॉड किया है या बाय मिस्टेक लिया है तो पर्सनली, कहने का मतलब होता है आप कुछ अपनी सीमाओं के बाहर जाकर कुछ फ्रॉड वगैरह कुछ करते हैं ना, तो आप पर्सनली लायबल रहोगे। प्रिटेंडेड एजेंट बता दिया था कि अगर आप झूठे एजेंट बनकर काम कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो कि मैं एजेंट हूँ जबकि आप एजेंट नहीं हो, तो आप पर्सनली लायबल रहोगे। हाँ, अगर आपका वो वाला पर्सन जिसके नाम ले लेकर आप काम कर रहे हो अगर आपके काम को रेटिफाई कर देता है, फिर वो बन जाएगा पर्सनली लायबल। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड। अगर आप कोई वो मैंने बता ही दिया कि कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के लिए यू विल बी पर्सनली लायबल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई हैव completed all the topics of this chapter. I hope you have understood this. कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।